हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आज DSSB का PRT का जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसका जो GA का पोर्शन था उसके 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी उतने ही बेनिफिशियरी है क्योंकि इसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे और आपको इसमें से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आइए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11th क्वेश्चन। इनडायरेक्ट टैक्सेज आर कंसिडर्ड, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेज को क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव कहा जाता है, रिग्रेसिव या दोनों या फिर नाइदर, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस आंसर का देने से पहले आपको, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेज होते क्या हैं। जितने भी हमारे टैक्सेज होते हैं, जैसे हमारे हो गया सर्विस टैक्स हो गया, या फिर सेंट्रल एक्साइज टैक्स हो गया, ये जो सारे के सारे टैक्सेज हैं इनको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेज कहा जाता है। और ये टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज। अब हम आगे देखते हैं कि सरकार ने क्या किया 2015 के अंदर। इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेज को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया और एक टैक्स बना दिया जिसका नाम है GST, जो आप जानते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको कंबाइन करके क्या बना दिया? इनडायरेक्ट टैक्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बना दिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया, कहा गया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेज होते क्या हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं, दोनों कहा जा सकता है। तो इसका आंसर देने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं टैक्सेज के ऊपर। हमने क्या किया कि यदि एक व्यक्ति की एग्जांपल क्या हमारा, यदि एक पर्सन की जो पर मंथ इनकम है वो 10,000 रुपये है और उसने एक मोबाइल लिया, कितने का? 1,000 रुपये का क्या लिया? उसने एक मोबाइल लिया। सरकार ने क्या क्या, आप एज्यूम कर सकते हो कि सरकार ने 10% की टैक्स स्लैब बना रखी है मोबाइल के ऊपर, तो उसको टैक्स के रूप में 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। और दूसरे केस में क्या है, एक व्यक्ति की इनकम 1,00,000 रुपये पर मंथ है, तो उसने 1,000 रुपये का क्या लिया? मोबाइल लिया। टैक्स स्लैब वही है 10% मोबाइल के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट बेस होती है इनडायरेक्ट टैक्सेज में टैक्स स्लैब, तो उसको भी क्या करने पड़ेंगे? 100 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। यानी हमने देखा कि एक जो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति है, पर्सन है, उसको भी 100 रुपये टैक्स के पे करने पड़े, और जो 1,00,000 रुपये कमाने वाला पर्सन है उसको भी सेम प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये पे करने पड़े। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेज में टैक्स स्लैब बनाते समय व्यक्ति की इंडिविजुअल इनकम का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और जबकि डायरेक्ट टैक्सेज में क्या होता है, इनकम बेस्ड टैक्स स्लैब बनाई जाती है, यानी 5 लाख तक का आपके में 5 से 10 लाख के बीच में है। तो इसलिए क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्सेज को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट टैक्सेज को हम कह देते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ओके। और इसी कारण से कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेज में इंडिविजुअल इनकम को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेज को क्या मानते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेज को हम क्या मानते हैं? रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेज को हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज रिलेटेड टू, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो किस से रिलेटेड है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मोदी सरकार के द्वारा 2015 में चलाई गई थी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। 10 लाख रुपए तक का लोन, 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है यदि वो कोई अपना बिजनेस या इंडस्ट्री स्टार्ट करता है। तो किससे, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है हमारे पास? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से, एग्रीकल्चर से, पॉवर्टी रिडक्शन से, या फिर इंडस्ट्री से? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रीज से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड Ctrl+Z इज ए कमांड फॉर, यानी Ctrl+Z को किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो Ctrl+Z को आपको सबको मालूम ही होगा इसका आंसर। Ctrl+Z किसके लिए यूज किया जाता है? अंडू के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+Z किसके लिए यूज किया जाता है? अंडू के लिए यूज किया जाता है। इसको एक दो और आप यदि टर्म देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। Ctrl+ आप X किसके लिए यूज किया जाता है? कट के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+C किसके लिए यूज किया जाता है? कॉपी के लिए यूज किया जा सकता है। और Ctrl+V किसके लिए यूज किया जा सकता है? वो हमारा पेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी। अब आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास? 14 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि
इंटरेस्ट रेट्स आर सेविंग अकाउंट्स आर डिसाइडेड बाय, जो इंटरेस्ट रेट होती है सेविंग अकाउंट पे वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती हैं? तो इंटरेस्ट रेट हमारा जो बैंक है आरबीआई, जो आपको क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इंटरेस्ट रेट किसके द्वारा? यूनियन कैबिनेट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडिविजुअल बैंक से। तो इंटरेस्ट रेट हैं जो हमारे आरबीआई के द्वारा ही क्या की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। और आरबीआई बैंक कब बना था हमारा? 1935 में बना था, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर बना था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक के द्वारा ही दूसरे बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारा 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पावर ऑफ इशूइंग ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लाइज विद, यानी एक रिट इशू करने की पावर हैबियस कॉर्पस के अंडर किसके अधिकार में होती है? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट, या फिर बोथ ए एंड बी। यानी एक रिट है वो कौन इशू कर सकता है हैबियस कॉर्पस के अंदर। अब ये आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिट होती क्या है। रिट बेसिकली क्या होता है? एक लीगल ऑर्डर होता है, लीगल ऑर्डर नहीं, वैधानिक आदेश होता है, लीगल ऑर्डर होता है रिट, जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है किसी भी काम को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए या कोई काम तुरंत प्रभाव से करवाने के लिए एक आदेश दिया जाता है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, और अब आपको हैबियस कॉर्पस का भी पता होना चाहिए। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस कहा जाता है यदि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर रखा है तो उस व्यक्ति का कोर्ट में होना, जज के सामने होना, उपस्थित होना जरूरी होता है। उसके लिए कोर्ट के द्वारा हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जाती है। यानी एक क्रिमिनल का जज के सामने उपस्थित होना नेसेसरी होता है। तो ये पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्टों के पास ये पावर होती है। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लाइज विद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ये पावर होती है और हमारे हाई कोर्ट के को भी ये पावर दी गई है। तो इसका आंसर हमारा होगा आंसर नंबर डी इसका आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर डी। ओके, अब आगे हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन है हमारे पास। मोहिनी अट्टम इज ए डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट, यानी किस मोहिनी अट्टम किस स्टेट का डांस है? तो आइए इसके लिए हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास कर्नाटका है। कर्नाटका का जो मेन नृत्य है वो कौन सा होता है? कुनीथा। कुनीथा कर्नाटका का ट्रेडिशनल नृत्य है, कुनीथा। ओके, तो आइए दूसरा हम देखते हैं, यानी मोहिनी अट्टम तो नहीं है। अब आगे हमारे पास केरला। केरला का जो स्टेट डांस है वो है मोहिनी अट्टम। हाँ, केरला का जो स्टेट डांस है वो क्या है? मोहिनी अट्टम ही है। और आंध्र प्रदेश, यानी हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? यहीं से हमारा आंसर मिल गया, आंसर नंबर बी इसका आंसर होगा। और दूसरे देख लेते हैं हम। आंध्र प्रदेश का क्या होता है हमारा? कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का क्या होता है हमारा? भरतनाट्यम। तो इसका ट्रेडिशनल डांस होता है। तो इसका आंसर होगा जो मोहिनी अट्टम है वो केरला का ट्रेडिशनल डांस है। आइए हम अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या है? ए फेमस एक्सपोनेंट ऑफ शहनाई, यानी शहनाई के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले ऑप्शन दिया गया है अमजद अली खान। अमजद अली खान क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है सरोद, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सरोद, उसके वादक हैं अमजद अली खान। तो शहनाई के तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। दूसरा हमारे बिस्मिल्लाह खान। तो ये आप जानते हैं हमारा आंसर क्या होगा? बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान ही शहनाई के प्रमुख वादक हैं। तो आप अपनी जानकारी के लिए मैं आगे भी बता देता हूँ आपको। आगे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी अल्लाह राखा खान। अल्लाह राखा क्या है? प्रसिद्ध तबला वादक हैं अल्लाह राखा खान। जावेद खान को आप जानते होंगे, फिल्म एक्टर हैं। अब हम आगे देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन। ऑन 17 सितंबर 2017 पीवी सिंधु बीट ए प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री टू विन द BWF कोरियन ओपन सुपर सीरीज। तो पीवी सिंधु, पहले तो मैं बता दूं कि पीवी सिंधु है कहाँ से? पीवी सिंधु बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करती है। अब इन्होंने पूछा है कि जो पीवी सिंधु ने जो टाइटल जीता था वो किसको हरा के जीता था? BWF कोरियन टाइटल वो उन्होंने जीता था जापान को हराकर।
ये टोटली क्या है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये पहला, ये 20 क्वेश्चनों में से पीआरटी के एग्जाम में पहला क्वेश्चन ऐसा है जो करंट अफेयर से लिया गया है। बाकी सारे जीके के क्वेश्चन है, तो सिर्फ सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर से उन्होंने दिया था। अब हम किस पे आ गए, 19वें क्वेश्चन पे आ गए। 19 क्वेश्चन पे क्या है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्व इंडिया यूएसए एंड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मालाबार एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज सबसे पहले 1992 में स्टार्ट की गई थी, और ये पहले बायलैटरल एक्सरसाइज होती थी, यानी सिर्फ इंडिया और यूएसए इसमें पार्टिसिपेट करते थे। सन 2015 के अंदर जापान को भी इस एक्सरसाइज का क्या बना लिया गया, पार्ट बना लिया गया 2015 से। तो अब ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है, और किस किस के बीच होती है, इंडिया, जापान और यूएसए के बीच मालाबार एक्सरसाइज होती है। अयो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब आगे देखते हैं हम, हमारा लास्ट और 20th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 20th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका टर्म कितने समय का होता है। तो आपको मैं, वैसे तो आपको पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि वाइस प्रेसिडेंट का शासनकाल या टर्म 5 ईयर्स का होता है। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन को भी क्या कहा जाता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और सबसे लंबा समय तक जो वाइस प्रेसिडेंट रहे उनका नाम था हमीद अंसारी। और वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है 63 से 67 के बीच में आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे संविधान में देख सकते होंगे। आई होप आपको सब क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।